नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नवभारत पर बहुत स्वागत है आपका। शुरू हो गया है आपका फेवरेट शो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली के लोधी गार्डन में। खूबसूरत मौसम और इस बीच में तमाम अहम देश दुनिया की बड़ी खबरें आज हम आपको यहीं से दिखाएंगे। जी, राजधानी दिल्ली से आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं और साथ ही देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, इसलिए 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटते ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कह दिया है कि वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे और उनके इस बयान के सामने आने के बाद से सियासी बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी ने देखिए केजरीवाल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया और उसी के साथ में कांग्रेस ने भी उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का गेम प्लान आखिर है क्या। के बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। इस संविधान की ताकत, कोर्ट की ताकत उनको दिख चुकी है। कोर्ट ने पहले ही उनको चीफ मिनिस्टर से हटा दिया। ये कहना कि आप साइन नहीं कर सकते फाइल पे, आप चीफ ऑफिस नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या होता है कि अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं है। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। हम लालू जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन चारा घोटाले में गए तो पत्नी को सीएम बनाया, इस्तीफा दिए ना। झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया ना जेल जाने पर। आपको क्या था, डर था? कहानी अब खत्म हो गई, वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने ऐसा ऐलान किया कि सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। ऐलान ये कि केजरीवाल अब सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। तो इतने दिनों तक इस्तीफा न देने के पीछे क्या वजह चुनाव था? इंतजार इस बात का था कि दिल्ली के चुनाव नजदीक आए तो इस्तीफा दिया जाए। किसी नेता पर वो क्यों करते हो, केस क्यों करते हो? जनता को चुनने दो ना। इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारान, इससे ज्यादा गैर असंवैधानिक बात तो कोई आदमी नहीं कर सकता है। कोई बेचारा सड़क पे चलता हुआ आदमी जिसे कानून नहीं मालूम है, वो भी ये नहीं कहेगा। नहीं तो कल को कहेंगे भाई मेरा परिवार मानता है कि मैं बलात्कारी नहीं हूं तो इसलिए छोड़ दो, मेरा मोहल्ला मानता है कि मैं बलात्कारी नहीं हूं तो मुझे छोड़ दो, मेरा समाज मानता है कि मैं बलात्कारी नहीं हूं तो मुझे छोड़ दो। तो क्या छोड़ देंगे? वो कोर्ट तय करेगा। आप कौन होते हो तय करने वाली है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब दिल्ली के चुनाव में कुछ महीनों का ही वक्त बचा है तो इस्तीफा देकर केजरीवाल इमोशनल कार्ड फेंक रहे हैं ताकि खुद को पीड़ित बता सकें, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर कर सकें और मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर दिल्ली की जनता के बीच में लड़ाई को केजरीवाल बनाम बीजेपी के बीच ला सकें। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाला मामले में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शराब घोटाला कहा जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से दोनों को मिली जमानत भी शर्तों के पहाड़ पर मिली है। केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, शराब नीति केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे, जांच में बाधा डालने या गवाहों को दबाव नहीं डालेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। केजरीवाल को 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। और देखिए, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे? और सुनीता केजरीवाल के अलावा कौन कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? और आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं? इसके पीछे का जो सियासी गणित है उसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। करीब 6 महीने से केजरीवाल जेल में थे।
जेल से सरकार चलाने की जिद की वजह से दिल्ली वालों के जरूरी काम रुके हुए थे। उम्मीद थी कि केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आएंगे तो दिल्ली वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे, बहाना चलेगा नहीं। लेकिन बाहर आते ही केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली वालों की मुसीबतों का क्या, उनके कामों का क्या। कहा तो ये जा रहा है कि चूंकि बाहर से आने के बाद केजरीवाल बहाना नहीं बना सकते थे कि उनके हाथ बंधे हैं, लिहाजा इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या आतिशी सीएम बन सकती हैं या गोपाल राय को सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी तो कह रही है कि केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को ही कमान दे सकते हैं। सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत का नाम भी चर्चा में है। 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। पहले बताएं कि 6 महीना में क्यों नहीं दिए। हम लालू जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन चारा घोटाले में गए तो पत्नी को सीएम बनाया, इस्तीफा दिए ना। रांची में झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया ना जल जाने पर। आपको क्या था? डर था कि कुर्सी आपके हाथ से निकल जाएगी। और 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास, लगता है कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना। तो वहीं केजरीवाल के दिल्ली चुनाव को नवंबर में कराए जाने की मांग पर बीजेपी ने जवाब दे दिया और बॉल सीधे केजरीवाल के पाले में ही डाल दी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं, वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। फिलहाल दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भाव नहीं देने जा रही है। वैसे अगर देखें तो दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर सीधे हमले करने से नहीं चूकती। जब केजरीवाल जेल में थे तब कितना काम दिल्ली की सरकार ने जनता की सहूलियतों के लिए किया, ये दिल्ली की जनता बेहतर जानती है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के साथ अब दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी, इसको गंभीरता से समझा जा सकता है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार चुनाव मोड में जा चुकी है। देखिए, अभी दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार 1 दिन चले, 1 हफ्ते चले, 1 महीने चले चुनाव तक, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि शराब घोटाला मामले में तमाम प्रयासों के बावजूद बार बार अटकती जमानत ने मिस्टर क्लीन माने जाने वाले केजरीवाल की इमेज पर भरपूर असर किया है। वैसे भी केजरीवाल पर अपने ही बयानों से पलटने के कई आरोप हैं। तो जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कही और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया उस पर अब अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल से पहले ही कहा था कि तुम राजनीति में मत जाओ और समाज की सेवा करो, लेकिन वो नहीं माने, तो अब जो होना था वो हो गया। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद देती है, आनंद में डूबे रह रहा हूँ। दिखाते हैं आतंकी के एनकाउंटर का एक लाइव वीडियो। आप ये देखेंगे कि सेना हमारी किस तरह से आतंकियों को झन्नुम पहुंचा रही है। आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने और उससे पहले अचानक से जो आतंकी गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बीते 3 दिन की बात करें तो कश्मीर में 6 एनकाउंटर भी हुए हैं।
रोंगटे खड़े कर देने वाला एनकाउंटर का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के बारामूला का है। देखिए चारों तरफ से घिरने के बाद कैसे ये आतंकी बिल्डिंग से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ दूर भागने के बाद आतंकी जमीन पर गिर जाता है। उसकी बंदूक हाथ से छिटक जाती है। आतंकी फिर से बंदूक को संभालता है और गोलियां चलाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो मुकाबला नहीं कर सकता तो छिपने के लिए भागता है। कैंपस के एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता है। इधर सेना के जवान आतंकी को निशाने पर लेकर लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ गोलियों का शोर है। आखिरकार आतंकी मारा जाता है। आतंकी को जहन्नुम भेजने के बाद सेना के जवान फायरिंग रोक देते हैं। इस एनकाउंटर को ड्रोन कैमरे से शूट किया गया है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिनों में ये छठा एनकाउंटर है। अब तक 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। एनकाउंटर के दौरान सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। छात्र की खुदकुशी के बाद से हंगामा मचा हुआ है। पूरी रात छात्र जो हैं धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। जी आपको बता दें, खुदकुशी करने वाले एमबीए के छात्र ने हॉस्टल के वार्डन को जिम्मेदार ठहराया है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस की हैं, जहां रात भर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। रविवार की शाम एमबीए फर्स्ट ईयर के छात्र गौतम ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। 3 दिन पहले गौतम को शराब पीने के आरोप में हॉस्टल से निकाल दिया गया था। इस समय आईपी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसके अंदर लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। हम आपकी बात कराते हैं। क्या हुआ? जो गिरे हैं जो भैया, वो बर्थडे पार्टी में बैठे थे। उन्होंने कोई अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं लिया था और जब उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई किया तो वार्डन ने उनकी बिल्कुल नहीं सुना। उन्होंने बोला कि आप मेरा चेकअप करवा लो, मैंने कंजम्पशन नहीं किया है कुछ भी, पर उसको सीधे हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया। और वो बेचारा गरीब घर का बेटा था और उसकी एक भी बात सुनी नहीं। आप सीधे उसको हॉस्टल से निकाल रहे हो। और उसने बहुत ट्राई किया अपने आप को डिफेंड करने का, पर उसकी किसी ने बात नहीं। बिहार के वैशाली के रहने वाले गौतम ने सुसाइड से पहले घर वालों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी थी, जिसमें उसने सुसाइड के लिए हॉस्टल वार्डन को जिम्मेदार ठहराया है। मैसेज में गौतम ने लिखा है, सॉरी मम्मी पापा भैया भाभी, मैं सुसाइड कर रहा हूँ और इसका कारण मेरे हॉस्टल का वार्डन है। उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया और हॉस्टल से एक्सपेल्ड कर दिया। मैं हॉस्टल के ही टेरेस से कूद रहा हूँ। गौतम के पिता ने मैसेज पढ़ने के बाद द्वारका में ही रहने वाले अपने रिश्तेदार को फोन किया। रिश्तेदार यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुझे सर 6 बजे इनके फादर ने कॉल किया, बोला सर आप कहाँ हो? मैं बोला मैं ऐसे ऐसे हूँ। बोला सर प्लीज एक कॉलेज का नाम बताया गया, यूनिवर्सिटी में मेरा बच्चा पढ़ता है और वो सर ऐसे ऐसे मुझे मैसेज किया है। मैसेज में लिखा है पापा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बोला आप प्लीज हो सकता है तो आप देखो, बच सकता है उसकी जिंदगी तो जाओ। मैंने भाग के आया, मेरी बच्ची भी साथ में आई है नहीं, मैंने वहाँ से भाग के आया तो ये बॉडी हमने यहाँ देखा। छात्र गौतम की खुदकुशी को लेकर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है। छात्र आरोपी वार्डन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एमबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो लोन लेकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और वो निर्दोष थे। जिस भी मसले में उन्हें फंसाया गया तो उनका जो बयान था वो तक नहीं लिया गया। इस तरह की गुंडागर्दी उन्होंने ये दिखाई है। हमारे सर जो BH1 के वार्डन है राकेश कुमार सर, हमारी और कुछ मांग नहीं है। हमारे सबका यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है सर कि उनका टर्मिनेशन या उनका अरेस्ट सबसे पहले, तो क्योंकि ये सुसाइड नहीं है सर, हमारी नजर में ये कत्ल है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। छात्रों का कहना है कि जब तक आरोपी वार्डन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। और देखिए, इस मौत के बाद दूसरे गुट के लोगों ने 4 लोगों को बंधक बना लिया और फिर घर में आग लगा दी। इसके बाद क्या हुआ देखिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जमकर बवाल देखने को मिला। 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते गांव जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। दरअसल लुहारीडीह गांव में एक युवक की लाश पेड़ पर लटकी मिली थी।
जिसे लेकर दूसरा गुट भड़क गया और गांव के ही एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए एक घर को आग के हवाले कर दिया। आग लगने से पहले 4 लोगों को बंधक बनाया गया था। घर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि बंधक बनाए गए 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन चौथे शख्स की घर से लाश बरामद की गई है। यहाँ पे रघुनाथ साहू नाम के व्यक्ति को गांव के बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसके घर में तोड़फोड़ की और उसके घर में आग लगा दी है। और अभी पुलिस ने जब आग को बुझाया तो उसके बाद एक बॉडी इस घर में बरामद हुई है, जिसकी अभी शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव में हालात तनावपूर्ण होने के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ पर ITI कॉलेज में एक अजगर निकल आया। 5 फीट अजगर जैसे ही वहाँ पर मिला तो हड़कंप मच गया। उसके बाद उस अजगर को रेस्क्यू किया गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्नेक कैचर ने अजगर को रेस्क्यू किया है। सिवनी के ITI कॉलेज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 5 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, लोग डर गए और फौरन ही वहाँ पर उसको रेस्क्यू के लिए बुलाया गया टीम को। तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ITI, जहाँ पर एक अजगर जो है वो निकल आता है। उसके बाद देखिए टीम पहुंचती है, उसको रेस्क्यू किया जाता है। लोगों के बीच में जाहिर तौर पर हड़कंप इस पूरी खबर के सामने आने के बाद जैसे उन्होंने 5 फुट लंबे अजगर को अपने सामने देखा तो हड़कंप मचा हुआ था। छोटा है अभी। और अब बात करते हैं काशी की। जी हाँ, वाराणसी के सैलाब की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया और 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। तो सभी के सभी 84 घाट देखे पानी में अभी फिलहाल डूबे हुए नजर आते हैं। सैलाब का कहर किस तरह किधर वहां पर देखने को मिल रहा है। निचले इलाके जो है वहां पर पानी ही पानी है। प्रशासन की ओर से इसी बीच में अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे जो 84 घाट हैं वहां पर सैलाब आ चुका है और घाट किनारे जाने से सभी को फिलहाल के लिए मना कर दिया गया है। अचानक से गंगा का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद कुछ ऐसे हालात वहां पर बन गए। बढ़ते जल स्तर के कारण अब ये पूरा का पूरा जो घाट है वो पानी में समाहित हो चुका है। यानी यहाँ पर पूरे घाट पर आप देखेंगे तो वाटर कर्फ्यू सा नजारा आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो सैलानी हैं उनको काफी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मायूस दिख रहे हैं। जो लोग हैं, जो बाहर से घूमने आने वाले लोग हैं, वो इस वक्त बिल्कुल घाट के ऊपरी हिस्से यानी सड़क किनारे हैं और यहीं से कहीं ना कहीं बाढ़ का लुत्फ उठा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मां गंगा का आचमन करने के साथ ही स्नान कर रहे हैं। और सिर्फ वाराणसी के 80 घाट ही नहीं, बल्कि वाराणसी के जो सभी प्रमुख जो 84 घाट हैं उनका संपर्क बिल्कुल टूट गया है। सभी घाट पानी के आगोश में जा चुके हैं। यानी जो परेशानियां हैं वाराणसी में रहने वाले लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है वो लगभग 70 मीटर के आसपास है। तो आप समझिए कि किस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसके बाद इसको देखते हुए जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने घाट छोड़कर अब उस ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। खासतौर से जो पंडे हैं और इसके अलावा जो नाविक समाज के लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे वाराणसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो निश्चित तौर पे गंगा घाटों को छोड़कर अब गलियों की ओर रुख करेंगी। तो ऐसे में स्थिति और बिगड़ सकती है। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर पहाड़ दरकने का जो खबर है वो यहां पर सामने आई है। आपको बता दें लगातार बारिश का दौर जो है वो पहाड़ों में जारी है और उसी का असर है कि जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें अपनी जारी। इस भयानक लैंडस्लाइड से टनकपुर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो चुका है। रास्ते से अभी तक मलबा हट नहीं पाया और उसके हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। हाईवे पर गाड़ियों की काफी लंबी लाइन भी नजर आ रही है, क्योंकि पूरा रोड यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ दर का और कैसे हाईवे पर पूरा का पूरा पहाड़ का हिस्सा आ जाता है। उसकी तस्वीरें पिथौरागढ़ के धारचूला से सामने आई है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। टनकपुर नेशनल हाईवे जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अभी तक मलबा हटा नहीं है। हटाने का काम अभी जारी है। मशीनों को लगाया गया है और इसी वजह से मलबा जब हटाया नहीं गया तो काफी लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की देखने को मिली। भेड़ियों के एक झुंड ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया
और कई ग्रामीण उसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भेड़ियों के हमले में 7 ग्रामीण घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने भेड़ियों से मुकाबला किया। गांव के लोगों ने एक भेड़िए को मार गिराया है। वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने में लगातार जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तस्वीरें जो हैं और खबर चंदौली से सामने आई है। भेड़ियों के हमले में 7 ग्रामीण जख्मी हुए हैं और मुकाबला जरूर यहां पर भेड़ियों से किया गया, लेकिन अभी फिलहाल गांव के लोगों ने एक भेड़िए को मार भी गिराया है। वन विभाग की टीम है जो भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई है। बाकी अब बहराइच में लगातार भेड़िए जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर से सामने आया, जहां पर 11 साल के इमरान नाम के शख्स पर अटैक किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो बहराइच से खबर आ रही है। 11 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है इमरान, जिस पर अटैक कर दिया गया। परिजनों ने बताया नरभक्षी भेड़िए ने हमला किया। घायल इमरान का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अर्दी थाना क्षेत्र के पीपरी के गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार भेड़िए बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। और अब खबर बरेली से, जहां पर 2 समुदाय के बीच में जुलूस को लेकर झड़प हो गई थी और उसी को लेकर पुलिस को सफलता ये हाथ लगी है कि दोनों ही पक्षों की जो समझाइश यहां पर की जा रही है उसमें पुलिस कामयाब रही। समझाने का प्रयास जो है दोनों समुदाय को वह सफल रहा। पूरी रात दोनों तरफ से होती रही थी नारेबाजी। फिलहाल पुलिस के समझाने के बाद जुलूस को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि बराफात के जुलूस निकालने को लेकर के उपजा था ये पूरा विवाद और एक पक्ष जुलूस निकालने जाने का विरोध कर रहा था, जिसको लेकर के ये पूरा बवाल शुरू हुआ। पूरी रात दोनों तरफ से देखिए नारेबाजी हो रही थी। फिलहाल पुलिस के समझाने के बाद जुलूस को रोक दिया गया है। 11 घंटों की कड़ी मशक्कत की गई है। उसके बाद दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो सड़क से हटे हैं।